हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपके इंग्लिश के सिलेबस को कवर करते हुए द इंचेंटेड पूल ऑथर श्री राजगोपालाचारी उसको कवर किया। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। इसी श्रृंखला में आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर सेकंड है आपका अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्रेंड्स 1928 टू 2012। देखिए, इसमें पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि उसमें जो ऑथर का नाम है वो इम्पोर्टेंट था बिकॉज उस पर क्वेश्चन आते थे, ठीक है। बट इस चैप्टर में ऑथर का नाम इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। मैं एनालिसिस कर रहा था क्वेश्चन पेपर से आपके, तो उसमें मैं देखा कि इस ऑथर के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर पैसेज आ गया, पैराग्राफ अगर आ गया, ठीक है, उसमें से अगर क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ गया तो उसमें पूछा जा सकता है कि जो आपका चैप्टर है, जो लाइन्स है, पैराग्राफ है, वो किस चैप्टर से लिया गया है और ऑथर कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, तो हमको नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट होगा एक छोटा सा नाम याद करना, जी.एल. फ्रेंड्स का, ठीक है। और आपको बता दें कि हम इस समय आपकी क्लास 10th यूपी बोर्ड की को अनसॉल्व पेपर सॉल्विंग विथ क्रैश कोर्स इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर सेकंड, अ लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्रेंड्स। अबाउट द ऑथर जी.एल. फ्रेंड्स, one of the famous modern writers, has written for the young as well as the old. जी.एल. फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर का परिचय दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स जब आप आगे पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को, वहां पे मतलब कि जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको कई भागों में बांटा गया है, आदिकाल, वीर गाथा काल, रीतिकाल। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को भी बांटा गया है, ठीक है। उसमें भी उनका मतलब कि टाइम पीरियड्स अलग अलग ड्यूरेशन का रहा हुआ है। तो ये जो है आपके ऑथर जी.एल. फ्रेंड्स, ये मॉडर्न राइटर्स हैं, राइटर की कैटेगरी में आते हैं। हैज रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, तो इन्होंने यंग मतलब कि युवाओं के लिए एंड ओल्ड और वृद्धों के लिए, ठीक है, बुजुर्गों के लिए, दोनों लोगों के लिए उनके उम्र के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से रचनाएं की है। ही इज अ सिंपल, एक सीधे साधे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी कहानी लिखने वाले हैं। एंड ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हास्य रस का लेखक, मतलब कि इनकी जो कहानियां रहती हैं उसमें आपको थोड़ा हास्य का मतलब कि जो पुट है वो मिलता है देखने को। ओके, ही इज अ जनरल राइटर हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स। ये एक सामान्य से लेखक हैं जिन्होंने मतलब रिटन ऑन सिंपल, सीधी सादी, सीधे मतलब विषयों पे, थीम्स होता है विषय, सीधे विषयों पे लिखा हुआ है। अ लेटर टू गॉड, जो आपके चैप्टर का नाम है, ईश्वर के नाम पत्र, इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। एक सिंपल सी की स्टोरी है विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर की हास्य, हंसी से भरपूर है, ठीक है। ये राइटर का परिचय था थोड़ा सा। अब आते हैं आपके चैप्टर पे, आपके लेसन पे। लेंचो, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. लेंचो, लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो के बारे में बता रहा है कि लेंचो जो कि एक हार्ड वर्किंग मतलब कि कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। लिव्ड इन अ वैली, एक घाटी में रहता है। घाटी कहाँ पे है? ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक लोगों की नीची पहाड़ी, बहुत ऊंची में नीची पहाड़ी है, नीची पहाड़ी पर एक वैली में लेंचो रहता है, ठीक है। लेंचो कौन है? हार्ड वर्किंग फार्मर। यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज लेंचो एंड वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड और लोकेटेड, शॉर्ट आंसर में। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा जो भी हमने बताया। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crops. One morning, एक सुबह, he faced ruin, face होता है
सामना करना, रुइन मतलब बर्बाद। एक सुबह उसने बर्बादी का सामना किया ड्यू टू अ सीवियर स्नोफॉल। इट मीन्स सीवियर मतलब गंभीर या बहुत तीव्र। एक सुबह उसने एक सामना किया ruin ड्यू टू अ सीवियर स्नोफॉल, एक गंभीर स्नोफॉल ओले पड़ने से उन्हें बर्बादी का सामना किया, रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। रीजन क्या है कि सीवियर स्नोफॉल जो बहुत तेज बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से लेंचो की जो क्रॉप्स थी, जो उसकी फसल थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. He turned to God. वो ईश्वर की ओर मुड़ा है। यहाँ पे ईश्वर की ओर मुड़ने से आशय ये है कि उसने ईश्वर से अपनी जो डैमेज थी उसकी शिकायत की, कंप्लेन किया, एंड रॉट अ लेटर और एक पत्र लिखा। किस बारे में? आस्किंग हिम टू सेंड मनी, उसको लेंचो को पैसा भेजने के लिए ईश्वर को पत्र लिखा। यहाँ भी स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वाई हैड लेंचो रिटन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, यहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपको इस लाइन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पोस्टमैन saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. ए पोस्टमैन saw the letter, एक पोस्टमैन डाकिये ने उस पत्र को देखा, एंड द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम उस पत्र को एक डाकिये ने देखा, एंड टुक इट टू द पोस्टमास्टर, और उसको जो डाकघर का पोस्टमास्टर होता है उसके पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, जो कि पहले हंसा, बट देन सरप्राइज्ड, फिर वो चकित हो गया। किस चीज पर? एट द फेथ ऑफ द राइटर, जो लिखने वाला था लेटर को, लेंचो, उसके ईश्वर के प्रति विश्वास पे वो पोस्टमास्टर जो है सरप्राइज हो गया, चकित हो गया। He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter. He collected some money, जो पोस्टमास्टर था उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए। कहाँ से? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने साथ यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनसे कुछ पैसे इकट्ठा किए, एंड सेंट इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया विथ अ लेटर, एक पत्र के साथ। When लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी एंड काउंटेड इट लेस, जब लेंचो को वो पत्र मिला, ठीक है, पत्र मिला विथ मनी, पैसे के साथ, और उसने पैसे को गिना, एंड काउंटेड इट लेस, इट मीन्स उन्होंने जो भी पैसे की डिमांड उससे की थी, पैसे उससे कम मिल गिनती में आए। ही फेल्ट फ्यूरियस, ही फेल्ट फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है कि उग्र होना या क्रोधित होना, वो क्रोधित हो गया। तो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने दोबारा फिर से ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, ईश्वर से पत्र में कहा कि जो बचा हुआ पैसा है, ईश्वर ने नहीं भेजा है, जिसकी डिमांड लेंचो ने की थी, बचे हुए पैसे को भेजने के लिए किया। नॉट बाय द पोस्ट, डाक के जरिए नहीं, नॉट बाय द पोस्ट, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए वर्ड यूज किया, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच मतलब होता है झुंड, क्रूक्स मतलब होता है लुटेरे। इट मीन्स लेंचो ने उनके लिए वर्ड यूज किया कि लुटेरे के झुंड हैं, ठीक है, गिरोह है, झुंड है। कौन? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। ओके, ये आपकी एक पूरे चैप्टर की समरी है ये अबाउट द लेसन। मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अल्लू हिल। द हाउस, एक मकान, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में ओनली वन, इकलौता मकान, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अल्लू हिल, एक निची पहाड़ी के, क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित एक छोटा सा मकान। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से? जहां पर वो मकान है, जो छोटी पहाड़ी है उसके जो टॉप मकान है, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न
dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस पहाड़ी के पास से one could see the river, कोई भी one could see the river देख सकता है क्या, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब होता है कि परिपक्व या पकी हुई, तैयार, कॉर्न मतलब होता है मक्का। डॉटेड, डॉटेड का यहाँ पे ऐसे होगा मतलब कि छितराया हुआ, मक्के की फसल भी देखेंगे तो उसमें जो फूल आते हैं वो थोड़ा छितराए हुए से लगते हैं, तो वो देखने में लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी उस पहाड़ी की हिल से जहाँ पे मकान बना हुआ है, पहाड़ी के टॉप से देख सकता है क्या, सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी दिखाई पड़ती है और फसल तैयार है किसकी, मक्के की, ओके। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो फसल है उनमें जो फूल हैं इस तरह से लगे हुए हैं कि दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा इस बात का मतलब कि आश्वासन देती है, वादा करती है, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, सिर्फ एक चीज, केवल एक चीज जिसकी पृथ्वी, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है स्टूडेंट्स मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश के लिए वर्ड होता है डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर, इट मींस, और एट लीस्ट मतलब कम से कम एक बौछार तो चाहिए ही चाहिए थी, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को, इट मींस दैट क्रॉप। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout the morning, पूरी सुबह से, लेंचो हर पहलू से, who knew his fields intimately, intimately मतलब है घनिष्ठता से, क्लोजली काफी अच्छे से, लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, had done nothing कुछ नहीं किया, else but seen the sky towards the northeast, बल्कि वो आसमान की ओर देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ जो आकाश था उस तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था, इसका आंसर भी आपको स्टोरी में आगे मिलेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, बट आपको स्टोरी जब पढ़ रहे हैं तो समझना पड़ेगा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ये लेंचो के वर्ड्स हैं जो वुमन अपनी वाइफ से वो कह रहा है कि अब हम शीघ्र ही कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, वो द वुमन जो स्त्री थी जो प्रिपेयर कर रही थी रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys, older मतलब होता है उम्र में बड़ा, okay? The older boys were working in the field. It means जो लेंचो का बड़ा वाला पुत्र था वो फील्ड खेतों में काम कर रहा था, while the smaller ones जबकि जो छोटा वाला था were playing near the house, वो घर के पास खेल रहा था। Until the woman, जब तक कि woman, it means लेंचो's wife, called to them all, उन सभी को बुलाया, come for dinner, कि अब भोजन के लिए सब आइए। It was during the meal that just as लेंचो had predicted, it was during the meal, ये भोजन करने का समय था, भोजन करने के समय ही just as लेंचो had predicted, लेंचो ने उस समय भविष्यवाणी की। Big drops of rain began to fall. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड होता है कि विशाल काय पहाड़ के आकार के जो बादल थे, पहाड़ों के जैसे बादल हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स पहाड़ों के आकार के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का पहले भी हमने बताया था कि क्यों लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, रीजन ये था नॉर्थ ईस्ट साइड से ही क्लाउड्स के आने की संभावना उसको दिख रही थी, ओके। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो फ्रेश
ताजी थी एंड स्वीट, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही exclaimed, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी बाहर गया, आदमी बाहर गया मतलब तो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, कोई काम नहीं था बाहर जाने का। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, प्लेजर आनंद फील करने के लिए, किसका, बरसात का, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो बरसात की बूंदे हैं उनका आनंद महसूस करने के लिए आदमी ने बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा वो चिल्लाया। देखिए एक्सक्लेम्ड जो वर्ड होता है वो होता है भाव के लिए, ओके। एक्सक्लेम्ड चिल्लाया, उसके साथ भाव नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी में चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मतलब दुख में चिल्लाया, ओके। एक्सक्लेम्ड अगर वर्ड आया हुआ है तो कोई ना कोई वहां पे भाव हिडन रहेगा। कौन सा भाव है यहाँ पे देखते हैं। These are not raindrops falling from the sky, ये आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, लेंचो ने बताया कि these are not raindrops falling from the sky, ये आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। इट मीन्स जो बड़ी पानी की बूंदें हैं, ठीक है, वो 10 सेंट पैसे हैं, और जो छोटी पानी की बूंदें हैं वो 5 सेंट पैसे हैं। इट मीन्स जो एक्सक्लेम उसने किया था वो जॉय में किया था, खुशी में किया था, ओके। नेक्स्ट सेक्शन है आपका, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टपूर्ण, संतोषजनक, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन की भाव के साथ में, ही रिगार्डेड उसने माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो तैयार या पके हुए मक्के का जो खेत था, विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ, ड्रेप्ड लिपटा हुआ था। कौन लिपटा हुआ था? इन अ कर्टेन ऑफ रेन। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, कि उस बरसात के आवरण में जो मक्के का फसल तैयार हुई थी खेत में, वो किसमें, बरसात उसमें ड्रेप्ड लिपटी हुई थी, इन द एक कर्टेन, आवरण की तरह मक्के खेत से बरसात लिपटी हुई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक तभी अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा बहना शुरू हो गई, बहने लगी। एंड along with the rain, और बरसात के साथ साथ along with rain very large hailstones began to fall, बड़े, बहुत बड़े आकार के hailstones मतलब ओले पड़ना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। These truly, ये वास्तव में, सच में, did resemble, प्रतीत होते थे, दिखाई पड़ते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। The boys, यहाँ पे जो boys वर्ड आया है वो है वो लेंसों के बच्चों के लिए आया हुआ है, ठीक है। Exposing themselves to rain, exposing themselves, खुद को मतलब कि रेन, बारिश के सामने ले जाते हुए, बारिश के सामने खुद को प्रकट करते हुए, ran out to collect the frozen pearls, ran out बाहर की तरफ भागते हैं, to collect इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती, जो होल स्टोन्स मिल रहे हैं उनके लिए राइटर ने वर्ड यूज किया है फ्रोजन पर्ल्स का। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन्ड द मैन। इट मीन्स इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाया। कौन? लेंचो। एक्सप्लेन्ड द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर,
1 घंटे तक द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले की बरसात हुई कहाँ, ऑन द हाउस घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में बारिश हुई किसकी, ओलों की, द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज इफ का मतलब होता है मानो कि कवर्ड विथ सॉल्ट, कवर मतलब ढका हुआ, मानो कि उसको सॉल्ट नमक से ढक दिया गया हो, इस तरह से जो पूरा खेत था मक्के का वो ढका हुआ था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं थी, तो इस तरह से कवर हो गया था वो पूरी फूलों से कि एक भी पत्तियां नहीं दिख रही थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जो मक्के की फसल थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल वर गॉन जा चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, मक्के के पौधों से जो फूल थे वो पूरी तरह जा चुके थे, मतलब नष्ट हो चुके थे ओलों की वजह से। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख या उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, he stood, वह खड़ा हुआ in the middle of the field, खेत के बीच में, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहता है, a plague of locusts would have left more than this, it means जो टिड्डियों का झुंड होता है, ओके, इसलिए प्लेग एक महामारी होती है, बट यहाँ पे लोकस्ट जो टिड्डियां हैं उनका महामारी नहीं, उनका जो झुंड होता है, a plague of locust would have left more than this, जो टिड्डियों का झुंड है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। The hail has left nothing, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, dash dash dash, it means इस साल हमारे पास मक्का नहीं है, उसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जो सेंस है वो हिडन कर दिया गया है, इट मीन्स मक्का नहीं है तो खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखद रातों में से एक थी उनके लिए। ऑल अवर वर्क कॉमा फॉर नथिंग, ऑल अवर वर्क हमारा सारा काम, हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग किसी काम का नहीं। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वेल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. It means, but in the hearts of all, जो सभी के हृदयों में रहता है, जो सभी के दिलों में रहता है, वही lived in that solitary house, वही उस अकेले एकांत घर में भी रहता है। In the middle of the valley, जो पहाड़ी के बीच में है, there was a single hope, उसी की एक इकलौती उम्मीद बची हुई थी, आशा बची हुई थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, इट मींस ये लेंचो के वर्ड्स हैं कि डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरा नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरने वाला है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इट मींस यही वर्ड सभी ने रिपीट किए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरने वाला है, इट मींस उनको भी कहीं ना कहीं ईश्वर से मदद की उम्मीद थी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो और only for his own hope the help of God, all through the night, पूरी रात लेंचो अपनी इकलौती जो आशा थी उसके बारे में सोचता रहा, the help of God, ईश्वर की मदद, whose eyes, जिसकी आंखों ने, as he had been instructed, जिसकी आंखों ने सारी चीजों को निर्देशित किया,
सी एवरीथिंग, सारी चीजों को देखा, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइन। इट मीन्स जो सभी के हृदय में क्या है वो जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो, अब देखिए इस लाइन का जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रही है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की तरह एक आदमी था, ठीक है। बट यहाँ पे बैल की तरह आदमी का कहने का मतलब है राइटर का कि बैल की तरह आदमी मतलब बहुत मेहनती था, ठीक है। अभी तो हम मॉडर्न मतलब एरा में बैलों का प्रयोग होता नहीं है खेती वगैरह में, जहाँ बहुत पिछड़ापनों का शायद वहीं कुछ देखने को मिल जाए। अदरवाइज प्रिमिटिव एरा में जब खेती होती थी उसमें खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, बैलों का, सांडों का, ये सब चीजों का, ठीक है। तो वहीं राइटर ने लिखा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो बहुत ही मेहनती, बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। इट मीन्स ये दिखा रहा है कि लेंचो खेतों में बैलों की तरह परिश्रम करने वाला आदमी था, फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसे या कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है स्टूडेंट्स एकदम भोर में, सुबह का जो समय होता है उसके लिए यूज किया गया है। ही began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write, अगली सुबह एकदम सुबह ही भोर में ही उसने लिखना शुरू किया। which he himself, जिसे वह खुद लेकर गया, would carry to town, शहर में लेके गया, and place in the mail, और उसको मेल बॉक्स में, पत्र पेटी में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God, यह ज्यादा कुछ नहीं ईश्वर के नाम पत्र था। गॉड, ही रोट, हे ईश्वर, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 पेसो की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपने खेतों में फिर से बुआई कर सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं सरवाइव कर सकूं, जीवित रह सकूं जब तक कि अगली फसल तैयार होके आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश, क्योंकि ओले ने डैश डैश डैश, पूरी कहानी आपको पहले बता चुके हैं कि ओले ने क्या किया, आगे बताने की नहीं है, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफा उसने लिखा, फिर सिर्फ इतना लिखा, टू गॉड, ईश्वर के नाम। पुट द लेटर इनसाइड द एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेटर को अपने बगल में लिया, एंड अभी भी ट्रबल्ड, परेशानी में था, दुविधा में था। वेंट टू टाउन, वो शहर में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस डाकघर के पास। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, स्टाम्प होता है टिकट, डाक टिकट, वह एनवेलप पे डाक टिकट लगाया। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को पत्र पेटी में, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वहां के कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस डाकघर में मदद भी की थी। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस, अब अपने से ऊपर के जो अधिकारी थे उनके बॉस, लाफिंग हर्टिली, दिल खोलकर जोरों से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिये के रूप में अपने करियर, ठीक है, अपने जीवन में उसने ईश्वर के नाम का पता कहीं नहीं देखा था। ऑब्वियस सी बात है कि ईश्वर का कोई पता इजीली किसी के पास नहीं है, तो वही करें कि डाकिये ने ईश्वर के नाम का पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबियल फेलो, पोस्ट मास्टर, ठीक है, जो डाकघर का पोस्ट मास्टर था। अ फैट, एक मोटा
एमेबियल फेलो, एमेबियल का मतलब है कि जो सौ में या सुशील होता है व्यवहार में, उसके लिए वर्ड होता है एमेबियल, एमेबियल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, हंसने लगा। हंसने वाली बात ये, कोई आपके पास लेटर लेके आए या कोई मैसेज आए, ठीक है, उसमें लिखा है हम गॉड, ईश्वर से भाई मजाक वाली बात ही तो है। ईश्वर ने किसी को पत्र लिखा या किसी को मैसेज किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हंसने वाली बात थी, वो हंसे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। कौन गंभीर हो गया? द पोस्ट मास्टर। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को, टाइपिंग मतलब ठपवाना, ठीक है, तो उस ठपवाना का मतलब कि वो उसको लेके टेबल पे थोड़ा कभी रखता कभी उठाता, इस सेंस में सोचने लगा। फिर अपनी मेज पर एंड कमेंटेड, और टिप्पणी की। क्या टिप्पणी करता है? व्हाट फेथ, देखिए आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, मतलब आश्चर्य को प्रकट करता है। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश आई हैड द फेथ। ये यहाँ पे है, इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छा यूज किया है राइटर ने। आई विश आई हैड द फेथ, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ, मैं इस भरोसे को बना के रखूं, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उस आदमी के भरोसे को बना के रखूं जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के नाम, करस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार करने के लिए जिसने भी इस पत्र को लिखा है, मैं उसके भरोसे को, विश्वास को बना के रखूं, ये पोस्टमास्टर ने टिप्पणी की। तो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान या ईश्वर में राइटर, राइटर मतलब जो लेटर का राइटर है, राइटर, लेटर के राइटर के भरोसे को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दो। बट बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इफ इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया? इट वाज एविडेंट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मतलब है कि जो अच्छी शुभकामनाएं होती हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है गुडविल। गुडविल और इंक और पेपर, स्याही और पेपर, कागज के अलावा उससे कहीं कुछ ज्यादा उस लेटर में लिखा गया था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक मतलब होता है बना हुआ रहा, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प, अपने निश्चय पे। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो अपने निश्चय, अपने संकल्प पर बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फ्रॉम एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने बहुत से मित्रों से भी, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड, जो मतलब कि खुद को उपकारी या कृतज्ञ मानते, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दयालुता या दानशीलता वाले कार्य से। It was impossible for him to gather together the 100 peso. It was impossible for him. यह उसके लिए अत्यंत ही मुश्किल था, ठीक है, to gather together the 100 peso, एक साथ 100 पेसो इकट्ठा कर पाना। So he was able to send the foreign only a little more than half. It means इसलिए वो कितना इकट्ठा कर पाया? A little more than half. It means हाफ से ज्यादा, कुछ ज्यादा, आधे से कुछ ज्यादा इकट्ठा कर पाया। He put the money in an envelope, उसने पैसे को लिफाफे में रखा। Addressed to लेंचो, लेंचो के नाम का पता लिखा। And with them,
और उस सब के साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, और उसके अलावा उस लेटर पे सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले, जैसा वो कि अक्सर आया करता था पोस्ट ऑफिस, तो थोड़ा पहले ही आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, उसके नाम कोई पत्र आया हुआ है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, या खुद डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वो पत्र उसको हैंडेड मतलब उसके हाथ में दिया, उसको दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो उस डाकघर का अधिकारी था, पोस्टमास्टर था, experiencing the contentment of a man who has performed God deed, looked on from the doorway of his office. Experiencing the contentment, it means अनुभव, उसका रिस्पॉन्स राइटर का देखने के लिए, who has performed good deed, जिसने अच्छा कार्य, नेक कार्य किया हुआ था, looked on from the doorway of his office, अपने ऑफिस से के डोरवे मतलब कि द्वार वाले रास्ते से वो देख रहा था सारी चीजों को, इस घटना का अनुभव लेने के लिए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। इट मीन्स लेंचो को इतना ज्यादा विश्वास था कि वो पैसे को देख कर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना, काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वह लेंचो को इस बात के लिए भी मना नहीं कर सकता जो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी। अब क्यों गुस्सा हुआ, क्या प्रार्थना की थी तो सभी ने पता है, कुछ पैसे भेजने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन गुस्सा क्यों हुआ इसका जवाब आगे मिलेगा आपको। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया, पोस्ट ऑफिस की, एंड आस्क फॉर, और कहा किस चीज के लिए, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम लोगों को जहाँ लिखने के लिए सुविधा होती है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे टेबल रखी रहती है, वहाँ पे बैठ के लेटर वगैरह लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को, रिंकलिंग का सिकोड़ते हुए, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए लेंचो ने लिखना शुरू किया। कॉल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसका जो भौहों को सिकोड़ना है वो उन चीजों को, उन आइडियाज को शो कर रहा था कि वो अपने पेपर में क्या लिखने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जितने पैसे की डिमांड की थी उतना पैसा नहीं मिला। कब मिला, खुश तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसलिए राइटर ने यहाँ लिखा हुआ है कि उसके जो एक्सप्रेशन थे वो उसके भौहों को सिकोड़ने के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है वो किस हिसाब से पेपर को लिख रहा है। When he finished, जब उसने लिखना खत्म किया, पेपर को फिनिश किया, he went to the window, वो खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक डाक टिकट लेने के लिए, which he licked and then affixed, which he licked, it means कि मॉडर्न एरा अभी मतलब कि जो गोंद वगैरह की अवेलेबिलिटी रहती है पहले वो नहीं थी, तो उसने क्या होता है उसको मतलब कि जीभ से थोड़ा सा चाटा लेटर को, उसके बाद अफिक्स को चिपकाया, अफिक्स मतलब चिपकाना है, ठीक है, टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और नॉर्मली नहीं चिपकाया, यहाँ राइटर उसकी मनोदशा को दिखा रहा है, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के घूंसे के प्रहार से उसने उस लेटर को चिपकाया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जब ये सब करके लंच चला गया, the moment that his letter fell into the mailbox, जब वो पत्र मेल बॉक्स में डाला जा चुका था,
द पोस्टमास्टर वेंट, पोस्टमास्टर आया एंड ओपन इट, उसको खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस पैसों में से जो इसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पेसो रिच्ड मी, केवल 70 पेसो मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मेल, डाकघर के जरिए मत भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ऐसा क्यों कहा कि आप मुझे इसको डाकघर के माध्यम से मत भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के एम्प्लॉय, कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स होता है, बंच मतलब हमने आपको बताया कि जो झुंड होता है, गिरोह होता है, क्रूक्स होता है बदमाश, लुटेरे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, लुटेरों के झुंड हैं। लेंचो, लास्ट में उसने अपना नाम लिखा। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला में आज आपका चैप्टर सेकंड हमने कवर किया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हम अभी आपको जो आपकी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, इसकी रीडिंग करा रहे हैं, इसकी मीनिंग बता रहे हैं। उसके बाद जब हम आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पे आएंगे तो आपकी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे बात होगी, मैच द कॉलम्स आए हुए हैं उन पे बात होगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स जो आए हुए हैं, ट्रू फॉल्स आए हुए हैं, उन सब पे बात होगी, डिस्कशन और अच्छे से होगा। अभी हम आपको इतना ही पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये चैप्टर है, ये इसकी मीनिंग है एग्जैक्टली, और इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एफर्ट हमारा है, हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और हमको उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, आपको आगे भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में और भी चीजें बताई जाएंगी। ओके, धन्यवाद।